नमस्कार। तनाव की समस्या और उसमें योग की भूमिका, इस श्रृंखला के अंतर्गत इस चौथे कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सब जानते हैं कि आज का मनुष्य तनाव, अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं से बुरी तरह घिरा हुआ है और इसमें योग हमारी बहुत सहायता करता है। इससे संबंधित हम 3 कार्यक्रम देख चुके हैं। लेकिन योग केवल रोगों को ही दूर नहीं करता है, वह मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियों को भी संवर्धित करता है, परिपुष्ट करता है। योग के विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि योग के द्वारा स्मरण शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। आज इसी विषय पर हम योग विशेषज्ञ श्री राजेश मिश्रा जी से कुछ मार्गदर्शन चाहेंगे। राजेश मिश्रा जी से आपका पहले भी परिचय हो चुका है। उन्होंने मॉरिशस में भी अनेक कार्यक्रम योग से संबंधित किए हैं, बहुत सारे सेमिनार किए हैं। राजेश मिश्रा जी, आपका स्वागत है और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि योग और स्मरण शक्ति का आपस में क्या संबंध है? योग अभ्यास का परिणाम, रिजल्ट स्मरण शक्ति है। जब हम योग के विभिन्न अभ्यासों को करते हैं, जब हम योग के विभिन्न पहलुओं का अभ्यास करते हैं, तो स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि यह हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। हमारा मस्तिष्क 2 भाग में बटा हुआ है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, और दोनों भाग हमारे शारीरिक तथा मानसिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। और योग की भाषा में ईड़ा तथा पिंगला नाड़ी, ईड़ा तथा पिंगला नाड़ी हमारे मन, मस्तिष्क तथा भावना को नियंत्रित करता है और इन दोनों में संतुलन स्थापित करता है सुषुम्ना नाड़ी। और योग के विभिन्न अभ्यास इन दोनों नाड़ियों को संतुलित करने का प्रयास करता है। तो आप कुछ हमें करके बताएंगे कि कौन से ऐसे अभ्यास हैं जिनका पालन करके हमारे विद्यार्थीगण भी अपनी स्मृति को बढ़ा सकें? और स्मरण शक्ति तो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के कारण हम अपने ज्ञान को अर्जित कर पाते हैं, अपने दैनिक जीवन में अच्छा व्यवहार कर पाते हैं लोगों के साथ। तो हमें कुछ आप करके बताइए। देखिए, योग में जब हम आसन का अभ्यास करते हैं, तो एक साथ हम शारीरिक स्थिति के प्रति सजग बनते हैं। आप जो भी गति कर रहे हैं उसके प्रति सजग बनती हैं। आप उस गति के साथ श्वास को जोड़ रही हैं। आप श्वास के साथ कितना चक्र कर रही हैं उसको भी जोड़ रही हैं। आप उस चक्र के साथ उसका कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है उसके प्रति भी सजग हैं। आप अपनी सजगता को विभिन्न विचारों पर ले जाते हैं, अर्थात एक साथ आप आसन के ही रूप में आप 6 और 7 चीज़ों को एक साथ कर रही हैं। तो धीरे धीरे याददाश्त में वृद्धि तो होगी ही, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों को, ग्लैंड्स को प्रभावित करती हैं। उन ग्रंथियों का स्मरण शक्ति से संबंध है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड्स हैं,
और आसन इन ग्रंथियों को प्रभावित करती है, जो स्मरण शक्ति को संतुलित तथा स्मरण शक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राजेश जी, योग के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि मूलाधार से लेकर सहस्रार तक अनेक चक्र हैं जी। और योग में उन चक्रों को जागृत किया जाता है ताकि मूलाधार से ध्यान ऊपर उठते हुए सहस्रार तक पहुंचे। तो क्या इसका भी स्मरण शक्ति से कोई संबंध है, और क्या इस तरह का कोई आप डिमॉन्स्ट्रेशन हमें करके बताने वाले हैं? देखिए, जैसा कि हमने कहा कि स्मरण शक्ति केवल परिणाम है और बहुत ही छोटा परिणाम। अगर कोई आदमी, कोई विद्यार्थी पीएचडी करता है और कोई आदमी प्री प्राइमरी में है, तो कोई आदमी जो प्री प्राइमरी में वो प्री प्राइमरी का सर्टिफिकेट लेगा, जो पीएचडी में है वो पीएचडी का सर्टिफिकेट लेगा, और चक्रों का जागरण पीएचडी के बराबर है। तो अभी हम लोग पीएचडी में नहीं जाएंगे। अच्छा। अभी हम लोग प्री प्राइमरी में हैं, तो प्री प्राइमरी के चीज को देखेंगे। और इसके लिए सबसे पहला एक आसन जिसका नाम है शशांक आसन। तो शशांक आसन के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठते हैं, घुटना पर खड़े होते हैं, दोनों पैर के अंगूठा को आपस में सटाते हैं, एड़ी के ऊपर बैठते हैं। ये वज्रासन की स्थिति है। दोनों घुटने को आपस में सटाते हैं, हाथ घुटना के ऊपर, सर सीधा, आंख बंद। इसमें शरीर को पूरा आराम देते हैं। फिर धीरे से आंख खोलते हैं। श्वास लेते हुए हाथ को सीधा खड़ा करते हैं कान के पास। कोशिश करना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी और हाथ बिल्कुल एक सीध में हो, हाथ कान में सटा हुआ। फिर श्वास छोड़ते हुए कमर से ऊपर के भाग को एक साथ आगे झुकाते हैं, हाथ कान में सटा हुआ होगा। नाक और ललाट को जमीन पर रखते हैं, केहनी जमीन पर और नितंब एड़ी के ऊपर, पूरा शरीर ढीला। अगर आप अंतिम स्थिति में कुछ देर के लिए रुकते हैं तो सामान्य श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। फिर श्वास लेते हुए हाथ को सीधा करेंगे, हाथ को कान में सटाएंगे और फिर एक साथ ऊपर उठेंगे। फिर छोड़ते हुए हाथ नीचे। इसमें ध्यान देना है कि हाथ के कोहनी मुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल हाथ सीधा। तो ये एक चक्र हुआ। इस तरह से 5 से 7 चक्र करना चाहिए। और अगर इस स्थिति में वज्रासन में बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आप आसन की समाप्ति के बाद तुरंत क्रॉस लेग में बैठ सकती हैं। तो ये अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, और यदि किसी के पास मान लीजिए किसी कारणवश वो नहीं कर पाता है तो कितने नियमित ढंग से इसे किया जा सकता है? देखिए, पहले मैं ये समझा दूं कि यह अभ्यास कैसे स्मरण शक्ति को प्रभावित करता है। जी। जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो पहले वज्रासन ही एक ऐसा मात्र आसन है जिसको खाना खाने के तुरंत बाद करना चाहिए और किया जाता है। आसन में यही आसन अपवाद के रूप में है। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है कि यह अपवाद रूप जब में? आप घुटना के बल खड़े होते हैं और वज्रासन की स्थिति में बैठती हैं तो रक्त संचार पेट की ओर होता है, और पिंगला नाड़ी, जिसकी चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, जो दाहिनी ओर से बहती है नाक के दाहिने भाग में, वह स्टिमुलाइज होता है। पिंगला नाड़ी के स्टिमुलेट होने से पाचन संस्थान सक्रिय होता है और यह पाचन संस्थान को मजबूत भी बनाता है।
फिर जब आप वज्रासन से शशांक आसन में आते हैं, जब आप एक साथ नीचे जाती हैं तो आपके रीढ़ की हड्डी में खिंचाव होती है, पेट में प्रभाव पड़ता है और रक्त संचार सर की ओर जाता है। जब आप सर को बिल्कुल जमीन पर रखते हैं, नाक और ललाट को, तो पूरे आपका शरीर में एक हलचल होती है, रक्त संचार सर की ओर जाता है, जिससे पीनियन ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावित होता है। यह आसन पेनक्रियाज को भी प्रभावित करता है, एड्रिनल ग्लैंड को भी प्रभावित करता है, जो मानसिक चिंता, तनाव को भी कम करता है। यह अभ्यास डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पेनक्रियाज पर प्रभाव पड़ने से डायबिटीज के, मधुमेह के रोगियों के लिए भी लाभान्वित है। तो यूं तो आसन एक हैं, लेकिन इसके लाभ अनेक हैं और विशेषकर याददाश्त की वृद्धि के लिए, याददाश्त वृद्धि में इसका लाभ लिया जा सकता है। और जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, अच्छा, जिनको तोड़ने फोड़ने की बीमारी है, उनके लिए भी फायदेमंद है। कैसे? उनके लिए कैसे लाभ? क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों को एक साथ प्रभावित करता है, इसलिए। और मतलब आपका कहने का अर्थ है कि जब मनुष्य क्रोध की स्थिति में होता है तो इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है जी। और इस मुद्रा के द्वारा या इस आसन के द्वारा उस सिक्रीशन को रोका जा सकता है। और गुस्सा भी कम होती है। जैसा कि नाम ही शशांक आसन, शशांक में चंद्रमा, चंद्रमा कितना शांत और शीतल है, तो आदमी इसी तरह से शांत और शीतल हो सकता है। और एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि योग के द्वारा बीमारी का इलाज नहीं होता है। बीमारी जहाँ से जन्म लेती है, हम लोग मन और शरीर का इलाज करते हैं, और जब मन और शरीर का इलाज होगा तो बीमारी मन और शरीर से ही निकलती है। तो यूँ कहें कि हम लोग बीमारी का इलाज नहीं करते हैं, बल्कि मन और शरीर के विभिन्न पहलुओं का इलाज करते हैं। बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं कि बीमारी की जो जड़ है, जहां से बीमारी पैदा हो रही है, आप उसी के ऊपर प्रहार करते हैं और उसको जड़ से ही रोकने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आज चिकित्सा विज्ञान यही कर रहा है कि दवाइयां दे करके हमारे रोगों को दबा देते हैं, लेकिन उसका पूर्ण रूप से इलाज नहीं हो पाता है। तो आपके कहने के अनुसार योग के द्वारा हम उन बीमारियों को समूल नष्ट कर सकते हैं। और आपको मालूम है आजकल साइकोसोमैटिक डिसीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। मुझे लगता है कि शारीरिक बीमारियां तो हैं, लेकिन उन शारीरिक बीमारियों का कारण भी कहीं ना कहीं मानसिक ग्रंथियां हैं। साइकोमिस मन और सोमैटिक में शरीर। तो साइकोसोमैटिक शरीर और मन से संबंधित बीमारियां होती हैं, और शरीर से संबंधित बीमारियां में कि आपका पाचन संस्थान मजबूत नहीं है, आपकी हड्डी मजबूत नहीं है। और मन से बीमारियां, आप चिंतित रहते हैं, आप तनावित रहते हैं, आप अपने इच्छाओं को, आकांक्षाओं को दबाते रहते हैं, जिससे बीमारी आपको घेरती है। डायबिटीज, मधुमेह साइकोसोमैटिक डिजीज है, ये मन और शरीर दोनों से उत्पन्न होती है। अभी आपने कहा दबाना, तो संयम और दबाने, इन दोनों में क्या अंतर है? संयम और दबाना, किसी चीज को, आप एक पौधा लीजिए और पौधा को किसी डब्बे से बंद कर दीजिए और पौधे के ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, तो वो दब जाएगा। और संयम, आप उसको बढ़ने दे रहे हैं, अपनी गति से। उसके भी एक गुण है, एक क्वालिटीज है, उस क्वालिटी के अंतर्गत बढ़ रहा है। हाँ, अगर उस क्वालिटी के विपरीत जाए और वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तब आप उसको रोकने का प्रयास करती हैं। तो योग में हम संयम के ऊपर, हम संयम का इस्तेमाल करते हैं। आज हम अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। दर्शकों, अपने अगले कार्यक्रम में हम एक नया विषय लेकर के आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।